सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हर एक सब्जेक्ट का मैराथन क्लास लेकर के आऊँगा और वहाँ पर आपके ठाकुर पब्लिकेशन जो कि आप लोग के पास बुक नहीं है तो सारा कुछ मैं उससे आपका कंप्लीट करा दूंगा। दोस्तों बिल्कुल भी बुक वगैरह लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको फ्री स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड किया जाता है तो बिल्कुल यहाँ पर कोई वगैरह बुक वगैरह लेने का कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरी बात यहाँ पर दोस्तों कि इतनी कॉस्टली बुक हैं, वैसे भी मतलब स्टूडेंट कहाँ ले सकता है इसको, तो उसी वजह से आप लोग सीरीज़ लेकर के काम चला लेते हैं। लेकिन अभी क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक रिसेंटली मैं आपको एक बात बता दूँ कि सीरीज़ वगैरह से जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम उठाए जाते हैं, क्योंकि हर आदमी सीरीज ही रटता है, तो मतलब सीरीज और वही सब सीरीज में छापते हुए चले आते हैं। 10 साल का वही मटेरियल 10 साल से लगातार वही, एक भी चेंजेस नहीं। 10 साल पहले आप जो उस सीरीज़ में गलती देखोगे 10 साल बाद भी वही गलती वहाँ पर देखने को भी मिलती है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है दोस्तों कि वो कोई करेक्शन नहीं करते, वही छापा करते, सिर्फ ऊपर का जो बैनर होता है उसको चेंज कर देते थे। 2020 था 2021 कर देंगे बस, ठीक है ना, बाकी कोई चेंजेस वहाँ पर नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बात बता दूँ यहाँ पर कि हिंदी के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, तो हिंदी के आपके 4 चैप्टर हैं, बस 4 चैप्टर। आपको 4 चैप्टर के अलावा कोई भी चैप्टर एक्स्ट्रा आपको पढ़ना नहीं है। और लोग आपको हो सकता है ज़्यादा एक्स्ट्रा चैप्टर बता दें। चैप्टर 4 क्या है कि एक अनिवार्य संस्कृत उच्चारण एवं वाचन एवं लेखन है, ये आपका पहला चैप्टर हो जाएगा। दूसरा चैप्टर अन्य पाठ्य वस्तु एवं अनुच्छेद लेखन, ये दूसरा चैप्टर हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा हिंदी साहित्य की विधाएं एवं लेखकों का जो जीवन परिचय ना, उसके आधार पर ये तीसरा चैप्टर हमारा हो जाएगा। और जो हमारा चौथा चैप्टर बनता है वो बनता है अनिवार्य संस्कृत शिक्षण, जिसमें आपके क्या आ जाते हैं, जिसमें आपके शुद्ध अशुद्ध, धातु रूप, शब्द रूप, सारांश, परिचय, शब्दकोश, ये वगैरह वगैरह, ये जब सब कुछ जो है वो आ जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबने पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट की दोस्तों, यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट के जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग करेंगे। इसकी PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो कि कह रहा है कि शब्द समूहों को बिना हिचकिचाहट के बोलना एवं रुकना कहलाता है। क्या कहलाता है? बल, गति, लय या विराम। तो भाई सभी को पता है ना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपको पता है ना कि मतलब शब्दों के समूह को बिना हिचकिचाहट के बोलना एवं रुकना कहलाता है, वो एक प्रकार की गति कहलाती है, ठीक है ना दोस्तों। क्या कहलाती है? गति। सर ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक करेंगे, जितने भी साथी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी राइट है। सेकंड नंबर हो जाएगा कि अनुस्वार हमेशा किसके ऊपर लगता है। तो अनुस्वार मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना, मैंने इसके ऊपर आपको बताया भी था। एक दिन मैंने आपको हैंड राइटिंग वाली दी थी ना, एक वीडियो दिया था, उसमें ये स्पेशल ये क्वेश्चन भी था उसमें। तो अनुस्वार हमेशा किसके ऊपर लगता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए अनुस्वार हमेशा स्वर के ऊपर लगता है। सर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, जितने भी साथी दे रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर उन सभी का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कि अनिवार्य संस्कृत शिक्षण में उच्चारण के कितने भेद हैं? अनिवार्य संस्कृत शिक्षण में उच्चारण के कितने भेद हैं? तो थर्ड नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कितने भेद हो जाएंगे? 5 भेद हो जाएंगे। कितने भेद सर? 5 भेद हो जाएंगे। थर्ड नंबर का ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन के शुद्ध उच्चारण के मुख्य तत्व हैं। शुद्ध उच्चारण के मुख्य तत्व कौन कौन से हो जाएंगे वो आपको बताना है। ध्वनि व्यवस्था, बल, लय या उपयुक्त सभी। तो भाई फोर्थ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? उपयुक्त सभी। चूंकि दोस्तों उच्चारण, शुद्ध उच्चारण के लिए मुख्य तत्व कौन कौन से? एक तो ध्वनि व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, दूसरा आपका लय भी, तीसरा आपका बल भी। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को कहते हैं। समुचित आरोह अवरोह को क्या कहते हैं? स्वराघात कहते हैं, लय कहते हैं, गति कहते हैं या विराम कहते हैं। 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या कहते हैं सर? इसको स्वराघात कहते हैं, ठीक है ना सर। क्या कहते हैं? स्वराघात कहते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कि अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है, अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता हो तो अनुस्वार का उच्चारण क्या होता है? तो अनुस्वार का उच्चारण क्या होता है सर? क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा, माँ हो जाएगा, ता हो जाएगा, सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं माँ, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की पंचमाक्षर कहलाते हैं। सुपर फास्ट तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपके पास जो टाइम है बहुत कम बचा हुआ है, आपको पता है ना। मैं पहले से आपको बता दे रहा था कि हाँ आपका डेट आ गई, लेकिन बहुत से लोग मान ही नहीं रहे थे, तो लेकिन क्या किया जाए। चलिए पंचमाक्षर बताइए, पंचमाक्षर कहलाते हैं। पंचमाक्षर का जैसा कि आपको पता ही चल रहा है कि पंचमाक्षर है ना, पंचमाक्षर जैसा कि आपको पता ही चल रहा है, तो यहाँ पर अंगा, इया, अड़ा, ना, मा या उपयुक्त सभी। तो भाई आपको पता है ना कि क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? पंचमाक्षर में आज सभी आ जाते हैं। पंचमाक्षर अंगा भी आता है, इया भी आता है, माँ भी आता है, अड़ा और ना भी आता है। इसलिए सर ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? उपयुक्त सभी के साइड यहाँ पे हमारा चला जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर क्या कहता है दोस्तों कि छात्रों को शुद्ध एवं सुंदर लेखन का अभ्यास किसके द्वारा कराया जाना चाहिए? छात्रों को शुद्ध एवं सुंदर लेखन का अभ्यास
किसके द्वारा कराया जाना चाहिए? किसके द्वारा कराया जाना चाहिए दोस्तों? अनुलेख के द्वारा, स्तुतिलेख के द्वारा, या भी दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों को शुद्ध एवं सुंदर लेखन का अभ्यास किसके द्वारा कराना चाहिए? भैया उसको अनुलेख के द्वारा और स्तुतिलेख के द्वारा, दोनों के द्वारा कराना चाहिए। इस वजह से सर ऑप्शन नंबर यहाँ पर किसको लॉक करेंगे सर? ऑप्शन नंबर हम यहाँ पर इसी वजह से सी को लॉक करेंगे, ठीक है। अगला हो जाएगा 9 नंबर की, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ पूरी तरह से उच्चारण अवयवों को स्पर्श नहीं करती है, उच्चारण अवयवों को स्पर्श नहीं करती है, उन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, या फिर आपका कोई नहीं। तो भाई 9 नंबर का राइट आंसर जितने भी साथी दे रहे हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजन उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। अगला 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी अक्षर के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है। किसी अक्षर के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग जो होता है वो ऊपर की ओर अगर उठता है तो वहाँ पर गा, ज, बड़ा आ या धा क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? 10 नंबर का राइट आंसर सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जितने भी साथी दे रहे हैं बड़ा आ। मतलब किसी अक्षर के उच्चारण के समय जीभ का पिछला भाग बड़ा आ, तो मतलब पिछला भाग क्या हो रहा है? ऊपर की ओर उठ रहा है। गा में नहीं उठेगा, जा में नहीं उठेगा, धा में नहीं उठेगा, लेकिन आ, बड़ा आ में क्या होता है? पिछला भाग उठता है ऊपर। इस वजह से सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनुनासिक का प्रयोग किस रूप में होता है? तो अनुनासिक का प्रयोग तो आपको पता ही है, चंद्र बिंदु के रूप में होता है, ठीक है ना। चंद्र बिंदु के रूप में ऐसे होता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों ये थे आप सभी के चैप्टर फर्स्ट के। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है दोस्तों चैप्टर नंबर सेकंड। यहाँ से हमारी जो शुरुआत होती है वो चैप्टर नंबर सेकंड से होती है। आपको पता है यहाँ पर ये 25 नंबर का पेपर होता है हमारा, और 5 इसमें के बहुविकल्पी जो पूछे जाते हैं। इस वजह से ज़्यादा बहुविकल्पी करने का कोई मतलब नहीं, चूँकि दोस्तों 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी के अंदर हो जाएंगे आपके पहुँचो। इससे बाहर नहीं जाने वाला, इसी के अंदर हो जाएंगे। और जो भी बाहर जाएगा तो उसके ऊपर भी वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी सर? प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप हर एक वीडियो को वॉच कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे कम वीडियो में ज़्यादा कुछ मैंने आपको कराया है। सबसे कम वीडियो में सबसे ज़्यादा मैंने आपको करवाया है। ज़्यादा वीडियो देने का कोई मतलब नहीं, कम वीडियो दो, लेकिन लंबी वीडियो दो, अच्छी वीडियो हो, सारा कुछ एक ही में समा जाए। जैसे कि अभी आपको पता है ना, आपने पिछली वीडियो देखा था, कल के दिन जो था सोशल साइंस का वीडियो था, 1.5 घंटे में पूरा बहुविकल्पी खत्म कर दिया गया था। 1.5 घंटे में पूरा बहुविकल्पी खत्म कर दिया गया ठाकुर पब्लिकेशन से। और अगर आपने उतने बहुविकल्पी तैयार कर लिए तो बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, उससे बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें बस। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का पहला क्वेश्चन। सेकंड चैप्टर तो आपको पता ही ना, अन्य पाठ वस्तु एवं अनुच्छेद लेखन वाला जो चैप्टर है यही है। यहाँ पर भी आपके 9 से 10 क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी बनेंगे आइए देखते हैं यहाँ पर कि अनुच्छेद लेखन की शैलियाँ हैं। अनुच्छेद लेखन की शैलियाँ हैं, भावात्मक शैली है, समास शैली है, व्यंग्य शैली है, या उपरोक्त सभी है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका समास शैली, भावात्मक शैली, समास, भावात्मक और व्यंग्य शैली सभी आ जाएंगे। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे यहाँ पर। मृच्छकटिकम रचना है, मृच्छकटिकम रचना है दोस्तों, किसकी रचना है? ये आपको पता है ना, शूद्रक की रचना है। किसकी रचना है सर? शूद्रक की रचना है। मृच्छकटिकम रचना किसकी है? तो सर ये किसकी रचना हो जाएगी? शूद्रक की हो जाएगी। अगला हो जाएगा 3 नंबर की, अच्छे अनुच्छेद की विशेषताएं हैं। अच्छे अनुच्छेद की विशेषताएं क्या हो जाएगा? विषय केंद्रता, क्रमबद्धता, एवं भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा विषय केंद्रित और क्रमबद्धता दोनों हो जाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक करेंगे। तो चूँकि दोस्तों अच्छे अनुच्छेद की विशेषता क्या होती है? विषय केंद्रिता और क्रमबद्धता दोनों होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा 4th नंबर। कहता है कि पाठ्य विषय को रोचक बनाने के लिए आधार बनाया जा सकता है। पाठ्य विषय को रोचक बनाने के लिए आधार बनाया जा सकता है लघु वर्णन, नाटकीय दृश्य, सरल संवाद, या उपरोक्त सभी। 4th नंबर का राइट आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर नाटकीय, लघु वर्णन और सरल संवाद तीनों हो जाएंगे। इस वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी को लॉक करेंगे। 4th नंबर का सर ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है दोस्तों ये क्वेश्चन की कहानियाँ, श्लोक, चुटकुले, पहेलियाँ तथा छोटे छोटे संवादों वाले रूपकों को रोचक तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है। बालोपयोगी पत्रिका में, समाचार पत्रों में, एवं भी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बालोपयोगी पत्रिका में। यानी कहानियाँ या कह लीजिए श्लोक कह लीजिए, छोटे छोटे चुटकुले, पहेलियाँ तथा छोटे छोटे संवाद जो होते हैं उनको रूपकों को रोचक तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है। बालोपयोगी पत्रिका होती, बालोपयोगी पत्रिका होती उसमें। अब आप उस चीज़ को समाचार पत्र में नहीं रख दोगे, है ना, उस चीज़ को ए और बी दोनों में नहीं रख दी। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए लॉक करेंगे यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हो जाएगा अनिवार्य संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तुओं को पढ़ने के उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं? पहला ऑप्शन हो जाएगा तर्क चिंतन एवं कल्पना शक्ति का विकास, दूसरा हो जाएगा छात्रों में रुचि उत्पन्न करना, तीसरा हो जाएगा वाचन एवं लेखन कौशल का विकास, या उपरोक्त सभी। तो भाई 6 नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी के सेट चला जाएगा। जितने भी साथी दे रहे हैं सर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तर्क चिंतन एवं कल्पना शक्ति का विकास भी हो जाएगा, छात्रों में रुचि उत्पन्न करना ये भी हो जाएगा, और वाचन एवं लेखन कौशल का विकास ये भी हो जाएगा। इस वजह से सर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों मेरे भाई? 7 नंबर क्वेश्चन की अच्छे अनुच्छेद लेखन की विशेषता है। अच्छे अनुच्छेद लेखन की विशेषता है पूर्णता, क्रमबद्धता, सामासिकता या उपरोक्त सभी। 7 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए पूर्णता भी हो जाएगा, सामासिकता भी हो जाएगा, क्रमबद्धता भी हो जाएगा। इस वजह से हमारा राइट आंसर सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस वजह से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कि अनुच्छेद में होना चाहिए, अनुच्छेद में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 8 अनुच्छेद में क्या होना चाहिए? 200 से 250 शब्द, 300 से 350 शब्द, 400 से 450 शब्द, या 500 से 305 या 350 यानी मतलब 350। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें अनुच्छेद में होना चाहिए क्या होना चाहिए? 300 से 350 शब्द होने चाहिए। 300 से 350 शब्द जो है वो होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 कि मेघदूत के रचनाकार हैं। मेघदूत के रचनाकार हैं, मेघदूत के रचनाकार है। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी साथी दे रहे हैं आंसर ऑप्शन नंबर ए कालिदास, सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने इसमें आंसर भी इंक्लूड कर दिया, आपको नीचे उत्तरमाला भी इंक्लूड कर दिया है। पीडीएफ में आपको ये सेम ऐसे देखने को मिल जाएगा आपको, है ना। सेम ऐसे देखने को आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जिससे आपको आंसर कहीं ढूंढने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। अगला हमारा जो चैप्टर है दोस्तों, शुरुआत होती है यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 क्या? हिंदी साहित्य की विधाएँ एवं लेखकों का जीवन परिचय, है ना, एवं लेखकों का क्या हो जाएगा? जीवन परिचय। तो यहाँ पर भी आपके लगभग 10 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है ना, या 5 ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बस। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी है, साकेत है, प्रिय प्रवास है या पल्लव है। जयशंकर प्रसाद की रचना के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों, कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास या पल्लव। बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी सर ऑप्शन नंबर ए। जितने भी साथी दे रहे हैं राइट। सेकंड नंबर की प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है सर? तो आप कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को सर। किसको कहा जाता है सर? सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 या प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस जो है वो आपको पता होना चाहिए सर, अवधी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में सर? अवधी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो सर श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको पता है ना, रति हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर की वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 हास्य, वात्सल्य, रति या उत्साह। तो यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों वीर रस का स्थायी भाव के बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है सर? उत्साह होता है। उत्साह होता है। मैंने आपको एक दिन बताया था कि आप लोग ये चीज़ें ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक है ना। स्थायी भाव ये चीज़ें आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जा सकते हैं आपके, है ना। मतलब एक क्वेश्चन तो मोस्टली पूछा ही जा सकता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि रीत काल की प्रवृत्ति है। रीत काल की क्या प्रवृत्ति है? श्रृंगार रस की प्रमुखता, ईश्वर में सहज विश्वास, गुरु महिमा या जाति पाति का विरोध। बिल्कुल बिल्कुल 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? 6 नंबर का राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा श्रृंगार रस की प्रमुखता, यानी रीत काल की प्रवृत्ति है श्रृंगार रस की प्रमुखता, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर यहाँ पर ये कहता है कि भारतेंदु युग की अवधि कितनी थी? देखिए युग भी याद कर लीजिएगा आप लोग। भारतेंदु युग की अवधि कितनी थी? 1900 से 1918 ईस्वी तक, 1857 ईस्वी से 1900, 1918 से 1938 या 1938 से 1947। बिल्कुल वेरी गुड। चलिए भाई 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1857 से 1900 तक जो था युग, ये आपका भारतेंदु युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन के निबंध के वेद होते हैं। निबंध के वेद विचार प्रधान निबंध, भाव प्रधान निबंध, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भाई 8 नंबर का तो कंफर्म है ना आपका कि यहाँ पर के निबंध के जो भेद होते हैं वो विचार प्रधान निबंध भी होता है और भाव निबंध भी होता है, यानी भाव प्रधान निबंध भी होता है। इस वजह से सर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी को लॉक करेंगे, ठीक है ना। किसको लॉक करेंगे सर? ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन के गबन किसकी रचना है? गबन गोदान आपको तो पता ही होगा, मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ठीक है ना। गबन गोदान जो है ये सब किसकी रचना है सर? ये मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है।
अगला प्रश्न यहाँ पर होता है 10 नंबर के, श्री राम प्रसाद बिस्मिल की रचना कैथोराइन क्या है? कैथोराइन क्या है? कविता संग्रह है या कविता संकलन है, जीवनी है, आत्मकथा या उपन्यास है? श्री राम प्रसाद बिस्मिल की एक रचना थी जिसे हम कैथोराइन के नाम से जानते हैं। कैथोराइन ये क्या है? कविता संग्रह यानी इसमें कविताओं का संग्रह है, संकलन है, या जीवनी है ये, या उनकी खुद की लिखी हुई आत्मकथा है, या किसी के बारे में जीवनी लिखा उन्होंने? जीवनी और आत्मकथा में अंतर क्या है? मोस्टली क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जरूर रेडी कर लीजिएगा। इसके ऊपर स्पेशली वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए आप लोग, देखिए जा करके, है ना, प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए और देखिए जा करके कि वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होते हैं। मैंने आपको अच्छे से बताया है, क्लियर करके बताया वहाँ पर कि आत्मकथा जो होती हैं वो जो अपने बारे में लिखते हैं वो आत्मकथा होती है, मतलब सच्ची घटनाएँ होती हैं। जीवनी हम किसी के बारे में लिखते हैं, जीवनी मतलब हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं तो वो जीवनी उसकी लिख रहे हैं। लेकिन आत्मकथा हम अपनी आत्मकथा में ज़्यादातर सच्चाई होती है, मतलब उसको कभी झुठलाया नहीं जा सकता है, लेकिन जीवनी को झुठलाया जा सकता है क्योंकि वो दूसरे के बारे में होती है। भाई दूसरे के बारे में क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 10 नंबर का सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या थी सर? ये जीवनी थी। कैथोराइन जो थी एक प्रकार की जीवनी थी, यानी उन्होंने दूसरे के बारे में लिखा था। अगला और लास्ट चैप्टर दोस्तों जो है यहाँ पर चौथा नंबर चैप्टर, उसके यहाँ पर हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। इसमें भी वैसे समथिंग आपके जितने भी हो सकते हैं 10, 15, 10 या 12 जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि व्याख्यान विधि में हर्बर्ट ने कितने सोपानों का प्रयोग किया है? कितने सोपानों का प्रयोग किया सर? 5, 6, 4 या 7? तो कितने सोपानों का किया है सर? इन्होंने सोपानों का किया था दोस्तों यहाँ पर 5 सोपानों का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 2 के प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता हैं। प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता कौन है सर? तो प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता जो हैं वो सुकरात हो जाएंगे आपके। कौन हो जाएंगे सर? सुकरात हो जाएंगे। अगला हो जाएगा यहाँ पर 3rd नंबर के डाल्टन विधि के जन्मदाता हैं। डाल्टन विधि के जन्मदाता हैं दोस्तों डीवी हैं, स्टीवेंसन हैं, किलपैट्रिक हैं या कुमारी हेलन पार्क हर्ट्स हैं। बिल्कुल 3rd नंबर के जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं सर ऑप्शन नंबर डी कुमारी हेलन उनका राइट आंसर हो जाएगा। 4th नंबर हो जाएगा नीत काव्य का उद्भव विश्व साहित्य के किस प्राचीनतम ग्रंथ से माना गया है? किस प्राचीनतम ग्रंथ से माना गया? ऋग्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से या यजुर्वेद से? बिल्कुल भाई 4th नंबर के जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे यहाँ पर ऋग्वेद। क्या हो जाएगा सर? ऋग्वेद हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर की राम शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन रूप होगा। राम शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन रूप होगा। मैंने आपको शब्द रूप और धातु रूप दोनों आपको क्लियर तरीके से आपको पढ़ा दिया है, बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको मैंने पढ़ा दिया है। अब आपको कितना आपके दिमाग में है, कितना आपके बैठता दिमाग में, वो आपको देखिए मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ कि यहाँ से चीज़ें पूछी जाएंगी। अब आपको रटा नहीं सकता हूँ, रटना आपको या समझना आपको या याद करना आपको पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा सर? रामेण हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? रामेण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कि गच्छ धातु का दृढ़ लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप होगा। ये भी मैंने आपको बताया। गच्छ धातु रूप की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है सर? गच्छ धातु रूप की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है सर? धातु रूप की बात हो रही है, लेकिन किसकी हो रही है? गच्छ धातु की बात हो रही है, बिल्कुल, है ना। गच्छ यानी गम जिसे जाना भी कहते हैं। और देखिए गच्छ धातु में लेट लकार की बात हो रही है, लेट लकार की बात हो रही है और मध्यम पुरुष एक वचन। लेट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा? गच्छसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? गच्छसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? गच्छसी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर 7 नंबर की मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु क्या हो जाएगा? मनुष्य के शरीर में रहने वाला मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे, देखिए हाँ यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु क्या हो जाएगा? आलस्य, क्रोध, निर्धनता या अपयश? अपयश, बिल्कुल जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? आलस्य हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन के शोध विधि के प्रतिपादक, शोध विधि के प्रतिपादक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, किलपैट्रिक हैं, सुकरात हैं या फिर आपके डीवी हो जाएंगे। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा 8 नंबर का वो हो जाएगा यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। शोध विधि के प्रतिपादक कौन हो जाएगा? आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे।
9 नंबर केला का संस्कृत शब्द होगा, केला का संस्कृत शब्द होगा, ये तो यार बताने की जरूरत ही नहीं है, कदली फलम। केला का संस्कृत रूप क्या होता है, कदली फलम। बेर का संस्कृत शब्द क्या होगा, बेर का संस्कृत शब्द जो है वो क्या होगा, तो बेर का बदरी फलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, बदरी फलम हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आप सभी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि छोटा सा सेशन था, लेकिन हिंदी के लगभग मैंने ठाकुर पब्लिकेशन के सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन मैंने ठाकुर पब्लिकेशन इसमें छोड़ा ही नहीं है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, दोस्त मित्रों के साथ जरूर इसको फैलाएंगे, शेयर जरूर करेंगे, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।